हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि घटनाचक्र प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में मैं लेके आया हूँ तीसरे सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। तो इसी क्रम में हम पहला चैप्टर देखेंगे। इसका पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है दी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मॉडर्न इंडिया और पॉलिटी दोनों से कोइंसाइड करता है, तो हम इसे इसमें ही देखते हैं पॉलिटी में। तो इसी क्रम में ये इसका फर्स्ट है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये एक्सप्लेनेशन हम नहीं देख रहे हैं, हम सीधा क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन है उसी में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो इसमें ये पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड थी इंडिया में, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किस एक्ट के थ्रू बैन की थी या उसे एंड रख दिया था। वो किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पे। तो इसमें देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। दी चार्टर एक्ट ऑफ 1830 डिप्राइव दी कंपनी ऑफ इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया बट स्टिल एंजॉय इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। तो इसमें हम लोगों को ये याद करना है कि जो मोनोपोली थी वो इंडिया के साथ ख़त्म की थी, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड चालू रहा था और चाय का व्यापार भी चालू रहा था। इसे 1813 में नहीं वो किया था, इसे 1833 में किया था पूरी तरीके से बन। तो ये हम लोगों को फोकस रखना है। और दूसरा क्वेश्चन है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडियन रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। तो इसमें ये पूछा है किस लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में जो पावर दी थी बजट डिस्कस करने की, वो किसमें दी थी? ये दी थी तुम्हारी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इसमें जो बजट है वो डिस्कस कर सकती थे बस, लेकिन पावर नहीं थी डिसीजन लेने की। तो एक तरह से ये दिखावा था अंग्रेज़ों का, और इस एक्ट में कुछ नहीं था। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दी फॉलोइंग एक्ट्स दी प्रोविजन वाज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो इसमें ये पूछा है किस प्रोविज़न में सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया था। ये किया था आफ्टर जो सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दी प्रोविज़न फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकाटा वाज मेड इन दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर एलिज इम्फी वाज दी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। तो ये एलिज इम्फी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे वाले एग्जाम में कि कौन चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट। तो सर एलिज इम्फी वाज दी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। तो ये हम लोगों को तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। बाई विच वन ऑफ दी फॉलोइंग एक्ट्स वाज दी फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। किस एक्ट के थ्रू जो इंडिया में फेडरल कोर्ट था वो इस्टेब्लिश किया था? तो ये इसमें है 4 ऑप्शन है, तो इसमें नन ऑफ दी एबव होगा, क्योंकि जो फेडरल कोर्ट इंडिया का इस्टेब्लिश किया था, जिसे हम आज के टर्म में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो उसे किया था एक्ट 1935 से। और इसे इस्टेब्लिश कब किया था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1937 में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में आया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें इसकी बात हुई थी, लेकिन इस्टेब्लिश हुआ था 1937 में। तो ये हम लोगों को याद करना है, ये इस एक्सप्लेनेशन में दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, दी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन विच ऑफ दी फॉलोइंग ईयर। तो जो हमने ऊपर बताया था वो इसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1937। अब ये है 6 क्वेश्चन, ये मैचिंग है इसमें। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें ये पूछा है, हमेशा मैचिंग जब भी आप तैयार करो तो इसमें एलिमिनेशन टेक्निक अपनाया करो। इसमें आपको 8 आता है तो भी हो सकता है, वरना 2 आते हैं तो 100% हो ही जाएगा। तो इसी क्रम में हम देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल तब इस्टेब्लिश हुआ है, ये हम लोगों को देखना है। इसमें हुआ है ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ये तब इस्टेब्लिश हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बी क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ है? ये आपका हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब हमें देखना है ऑप्शन में जाके क्या इन दोनों से सॉल्व हो रहा है। तो पहले तक 2 है, दूसरे का 1 है, तो 2 1 देखना है हमें।
देखो ये देखो इसमें 2-1 इसमें आ रहा है, ये बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाए। हमको सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आप तो एग्जाम में टाइम बचेगा और आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकोगे। चलो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल आए थे, और चार्टर एक्ट 1830 में जो परमिशन दी थी इंग्लिश मिशनरीज का इंडिया में काम करने की, और चार्टर एक्ट 1833 में जो लॉ मेंबर अपॉइंट किया था गवर्नर जनरल काउंसिल में। तो ये आपके 6 क्वेश्चन रहे। तो ये आपको ये चारों एक्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से समझना है और फिर रटना भी है। ये रटने वाला ज़्यादा पोर्शन रहता है। अब आते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन में। तो ये 7वां क्वेश्चन है, तो जो डायरेक्सी थी वो क्या रिफर करती है, क्या होता है डायरेक्सी। तो जैसे डायरेक्सी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्सी में सिंपल ये मीनिंग होता है, ये 1919 एक्ट में आई थी, तो ये सक्सेसफुल भी नहीं रही थी। इस हमेशा किसी भी गवर्नमेंट में 2 सब्जेक्ट होते हैं, सेंट्रल और स्टेट। तो डायरेक्सी में क्या था, जो स्टेट सब्जेक्ट थे उनको 2 में किया था। एक में तो गवर्नर के हाथ में सीधी पावर थी, और एक में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में सीधी पावर थी। जो जिसमें गवर्नर के हाथ में पावर थी, वो उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जिम्मेदार नहीं था, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास पावर थी उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति वो जिम्मेदार था। तो इसे बोलते हैं डायरेक्सी। ये सक्सेसफुल नहीं रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया जो हमने बताया है। इसमें मेनली जो गवर्नर के पास सारे मेन सब्जेक्ट दे दिए थे, पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, जो मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, वो सब्जेक्ट दे दिए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। तो ये एक मात्रा छलावा था अंग्रेज़ों का, जिससे हम लोगों को लगे थे हम लोगों को पावर भी दे दिया, लेकिन रियल पावर अंग्रेज़ों के हाथ में रहे। अब चलो चलते हैं 8वें क्वेश्चन। तो ये 8वें क्वेश्चन में ये पूछा है, जो सेंट्रल लेवल पे डायरेक्सी वो कब इंट्रोड्यूस की थी। तो वो देखो 2 तरह की डायरेक्सी इंट्रोड्यूस की थी। एक तो स्टेट लेवल पे की थी, प्रोविंस लेवल पे 1919 एक्ट में, और जो सेंट्रल लेवल पे की थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की थी। तो ये आप तो याद करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो स्टेट लेवल की थी वो 1919 में की थी, और जो सेंट्रल लेवल की थी वो 1935 में की थी। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसमें कुछ खास नहीं दिया है, बस जो 1935 एक्ट में जो चीज़ें दी थी, जो हमारी RBI जो बनी थी वो 1935 में बनी थी, और जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थे सर मॉरिस ड्रॉयर, ये दिया है इसमें। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, जो 1858 में बनाया गया था, वो एबॉलिश कर दिया था। और जो सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वो बनी रही थी, उसमें वो समाप्त नहीं किया था। तो यही सब है इस एक्ट में। चलो इसमें देखते हैं हम। 9वां क्वेश्चन आ गया। 9वें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप डायरेक्सी सिस्टम एट सेंट्रल लेवल। ये सेम क्वेश्चन है, इसका सेम आंसर हो जाएगा जो हम लोगों ने ऊपर देखा है। द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा है जो एक्ट था 1909 का, वो किससे एसोसिएट था। तो इसमें हम लोगों को जैसे पता है, जो कम्युनल इलेक्टोरेट आया था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, वो आया था 1909 में। 1909 में आया था। और यही इसी एक्ट की वजह से जो पार्टीशन हुआ था, जो इसका जो प्राइमरी रीज़न था वो यही था। इसी एक्ट से जो पार्टीशन का एंड हुआ था। तो इससे हमें ये अंग्रेज क्यों लाए थे, ये अंग्रेज इसलिए लाए थे कि जो 1905 में जो बंगाल का जो डिवीज़न कर रहे थे, उसके खिलाफ हम लोगों का जो विरोध हुआ था, उससे अंग्रेज़ लोग डर रहे थे। तो अंग्रेज़ लोगों ने सोचा कि हम लोगों को इन लोगों की यूनिटी तोड़नी है हिंदू मुस्लिम की, तो इसलिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट ले आए थे। तो इसका आंसर था 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट। तो 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा है
इसमें देखो ये क्वेश्चन IAS में पूछता है, ऐसे क्वेश्चन IAS में ज़्यादा पूछते हैं, PCS में कम पूछने, लेकिन अब PCS में भी पूछने लगे हैं। तो इसमें फर्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ डायची इन द एजुकेटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पूछा है इसमें, उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो हम लोगों को देखना है द इंट्रोडक्शन ऑफ डायची इन द एजुकेटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। हम लोगों ने देखा है जो प्रोविंस लेवल पर डायची लाए थे। और दी इंट्रोडक्शन ऑफ दी सेपरेट कम्युनिटी, नहीं, ये 1909 में लाए थे। हम लोगों ने पहले ही देखा है, ये 1909 में लाए थे, 1919 में नहीं लाए थे। तो हम लोगों ने ये देखना है कि दूसरा ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। तो अब क्या 1 और 3 किस में है? सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। ये 12वें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी थी वो किस एक्ट में लाई थी। तो ये लाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो इसमें क्या था, जो पावर पहले क्राउन के बिहाफ में चलती थी वो अब गवर्नर जनरल के बिहाफ में चलेगी। और जो प्रोविंस में था, प्रोविंस में जो गवर्नर के जो मेन पावर थी वो अब मेन पावर दे दी थी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाई थी, जिसमें मोस्टली इंडियन थे उस टाइम तक, उन्हें मेन पावर दे दी थी। तो ये एक तरह से यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंडियंस को पावर रियल मायने में देने की शुरुआत थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द इंडियन लेजिस्लेटिव वाज मेड बाई ट्रिब्यूनल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें पूछा है कि इंडियन लेजिस्लेटिव जो बाई ट्रिब्यूनल बनाई थी वो फर्स्ट टाइम कब बनाई थी। तो ये बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो इसमें ये हुआ था, जो अपर हाउस था उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस नेम्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें क्या बोल दिया था, दोनों मतलब डिवीज़न कर दिया था, एक बना दिया था अपर हाउस और एक बना दिया था लोअर हाउस। तो ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हम लोगों को याद करना है। और इसमें ये था काउंसिल ऑफ स्टेट वाज कंपोज्ड ऑफ 60 मेंबर्स ऑफ whom 34 वर इलेक्टेड एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कंपोज्ड ऑफ 114 मेंबर whom 104 वर इलेक्टेड। तो इसमें पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन का ज़्यादा मेजोरिटी था, लेकिन इसमें इलेक्टेड लोगों का मेजोरिटी कर दिया था। तो ये याद करना है, काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर थे और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो आज की लोकसभा मान लो, उसमें 114 मेंबर थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये जो MPPCS में पूछा है 2013 में। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाई कैबिनेट लेजिस्लेटिव एट द सेंटर। अच्छा, हम लोगों ने ये ऊपर ही देखा है, इसका आंसर 1919 होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने भी ऊपर देखा था। अब दी चलते हैं दी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रिलेट ऑफ। जो आज भी पावर जो चली आ रही है, जो प्रेसिडेंट इशू करता है ऑर्डिनेंस, जब लोकसभा उसमें नहीं होती है, उसका सेशन नहीं चल रहा होता है, जब कोई बजट इमरजेंसी होता है उसको लाने के लिए जो प्रेसिडेंट इशू करता है, जो 6 महीने तक वैलिड रहता है, तो उसको शुरुआत ये ब्रिटिश के टाइम पे ही हो रही थी। तो वो पूछा है कि किस एक्ट में लाए थे। वो लाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। इसमें देखना है जो प्रेसिडेंट की पावर है वो आर्टिकल 123 में आती है, जो अभी है आर्टिकल 123, ये हम लोगों को याद करना है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेक्शन 42 में थी, ये हम लोगों को सेक्शन वगैरह याद नहीं करना है, लेकिन आर्टिकल 130 याद करना है जिसमें थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर देयर कंट्री। अच्छा, फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें इंडियंस की एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ पावर थी, वो नाम मात्र पावर थी लेकिन कुछ थी पावर। तो ये आया था आपका चार्टर एक्ट 1833 में। इस एक्ट में बेसिकली क्या था, इस एक्ट में था जो बर्थ प्लेस सेक्स और रिलीजन, इसके बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो हमारा आर्टिकल पन्ना है उसी टाइम था, ये था जो मतलब कोई इंडियन हो या कोई क्राउन का आदमी हो, तो उसकी जो अपॉइंटमेंट है इस बेसिस पे नहीं होगी, उससे टैलेंट के बेसिस पे होगी। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले ये था कि इंग्लैंड का ही
कोई सिविल सर्वेंट बन सकता, इस टाइप की पाबंदी थी। तो इसलिए इस एक्ट में ये पाबंदी हटा दी थी और इसी से इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में आने का रास्ता साफ हो गया। ये इसका रहा एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 17 में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। जैसा कि हम लोगों ने ये पहले ही देखा था, जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ये IAS में पूछा है 2012 में। तो इसमें सीधा हम लोगों को पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा, क्योंकि सेंटर एंड स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था रियल सेंस में वो 1935 में ही किया था। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दी सेपरेशन ऑफ पावर वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। इट डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव एंड रिप्लेस्ड डायरेक्सी इन द प्रोविंस विद डायरेक्सी एट द सेंटर। ये हम लोगों ने देखा है प्रीवियस में। द एक्ट आल्सो इन्विसाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ प्रिंसली स्टेट। हाउएवर दिस पार्ट वाज नेवर इम्प्लीमेंट। ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बस सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी क्योंकि कुछ इन्होंने सही से नहीं इस एक्ट में लाए थे इसलिए। अब 18वें क्वेश्चन पे अ फेडरल सिस्टम एंड डायरेक्सी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस। ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं, ये एक्ट ऑफ 1935 में आई थी। तो 18वें क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन दी। मतलब जो ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूड की थी वो किस एक्ट में की थी? ये आपकी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये क्वेश्चन साफ नहीं है, उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ये PDF सही से नहीं आ पाई। नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। अब 20 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल पॉलिटी इन इंडिया। ये तो सेमी क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला, इसका भी आंसर C होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इन दी फेडरेशन एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिड्यूटरी पावर वर गिवन इन दी। अच्छा, इसमें जो रेजिड्यूटरी पावर थी, जो ना पावर मतलब रेजिड्यूटरी पावर वो होती हैं जो पावर उस टाइम डिसाइड ना हो, जो मतलब समय के साथ नई नई चीज़ें हैं, तो वो पावर किसके पास रहेंगी? वो गवर्नर जनरल इन दी फेडरेशन के पास रहेंगी। तो ये रहा हमारा 20। अब क्वेश्चन नंबर 22। इन दी फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर रहेगा B, गवर्नर जनरल। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एंड परमानेंट कंस्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज एडोप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें होगा, इसका आंसर होगा A। इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एंड परमानेंट कंस्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज एडोप्टेड इन दी। यस, इसका आंसर ये होगा। इजी क्वेश्चन है काफ़ी, ये PCS मेंस में पूछा था जब मेंस ऑब्जेक्टिव होता था GS के पेपर। ये आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, वन अमाउंट्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। इसमें पूछा है इन चारों में से कौन सा फीचर नहीं है। तो हम इसका पढ़ते हैं। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ये सही है, इसका ये सही है। दी रेजिड्यूटरी सब्जेक्ट पर एलोटेड टू प्रोविंशियल, नहीं ये गलत होगा। हम लोगों ने पूछा रेजिड्यूटरी पावर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव तो नहीं, ये गवर्नर जनरल को दी थी, ठीक है। जैसे आज जो रेजिड्यूटरी पावर है वो सेंट्रल के हाथ में, उस टाइम भी तो उसका जो बेसिस है वो इसी एक्ट से आया है, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 25, वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 इम्पोर्टेंट। ये तो जैसा हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो 60% पोर्शन है वो इस एक्ट से लाया गया है। तो ये है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये लोअर में पूछा है 2015 में। तो ये रही हमारी 25 क्वेश्चन इस वीडियो में। अब जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है इस टॉपिक के 24 क्वेश्चन है,
तो इसमें टोटल 49 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। जय हिंद।